students, welcome back to the lecture of electrochemistry. आज आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर डिस्कस होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसा कि ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कुछ कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स बनाना है और केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही देखना है, द बेसिस ऑफ द चैप्टर इज दिस ओनली, कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग डिफरेंट केमिकल्स बनाएंगे और केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसको यूज करके किस तरह इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पन्न करेंगे। द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इज दिस वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, आई थिंक मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबको? मेरी ऑडियो वीडियो जा रही है कि नहीं आप लोग तक? यस सर। ओके, लेट्स मूव। तो अब इस चैप्टर के बेसिस में एंटर करने से पहले, कॉन्सेप्ट को देखने से पहले वी विल सी कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर डे टू डे लाइफ। तो चलो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अपना माइक को बंद करो आप। मोबाइल्स, लैपटॉप और पावर बैंक, ये सब क्या है? ये सब ऑन द गो डिवाइसेस। ऑन द गो डिवाइसेस मतलब कि हम जहां जाते हैं इनको अपने साथ में लेके जाओ। अब बेसिकली मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पर हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि मोबाइल को अपने घर के प्लग में स्विच ऑन करें, एक तार लगाए और जहां जाए तार को साथ में लेके चले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम करते क्या है, एक बैटरी होती है, मोबाइल में एक बैटरी होती है, लैपटॉप में भी बैटरी होती है, पावर बैंक्स में भी बैटरी। उन बैटरी से हम केमिकल एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। ओके, और जब भी आप एक मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आती है आपके दिमाग में कि इसकी बैटरी बैकअप कैसी हो। तो बेटा ऑल दीज थिंग्स कम अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि किस तरह हम लोग यहाँ पे जो बैटरी होती है उसके अंदर में केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स का मदद से हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे और ये डिफरेंट डिवाइसेस को चलाएंगे। दिस वी विल सी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओनली। सेकेंड, यदि बात की जाए, आपने ये रिएक्शन देखा होगा, वाटर से बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही जूनियर क्लासेस से आप लोग ये पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत जूनियर क्लासेस से आप लोग ये देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये चैप्टर में आएगी, वी हैव टू स्टडी दिस। If you will see lead storage battery versus green battery, आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों बैटरीज में फर्क क्या होती है, डिफरेंस क्या होती है? कोई भी, एनीबॉडी, किसी को मालूम है? नहीं। चलो देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरीज जो होते हैं, दे रिक्वायर
चार्जिंग। एक्चुअली देखो क्या होता है, जब आप लोग बाइक वाइक सर्विसिंग करने जाते हो तो देखोगे कि आपकी बैटरी को खोल के वो लोग चार्ज करते हैं। एक्चुअली होता है क्या, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है, उसकी लेयर डिप्लीट हो जाती है, फिर वो एक्स्ट्रा ऐड करके उसको चार्ज करते हैं। बट मॉडर्न कार्स और मॉडर्न व्हीकल्स जितने हैं वो यूज कर रही है ग्रीन बैटरीज। देखे होगे आप लोग पढ़ते, मतलब अपने कार वार में कभी खुलवाए होगे तो पार्ट उसमें ग्रीन बैटरी, ये टाटा कार ग्रीन से बैटरी चार्ज हो जाता है। और ये ग्रीन बैटरी जो है इट डज नॉट रिक्वायर चार्जिंग। अब देखो ये बैटरी एक बार आप लगाओगे तो 7-8 साल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार लगाए ये चलते रहेगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड में डेवलपमेंट है जो हमें हेल्प कर रही है ऐसी बैटरीज बनाने में जिनको चार्ज करने की बहुत लंबे ड्यूरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़े। ओके, और यदि हम लोग देखें कोरोजन, रस्टिंग, और इससे बचने के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो कोरोजन और रस्टिंग में मेटल के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है, कोई बताएगा मुझे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है। कोरोजन में मेटल के साथ ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। काफी डिस्कशन होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इस चैप्टर में। और मेटल्स को बचाने के लिए आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उस पे एक परत चढ़ाते हैं। आयरन को बचाने के लिए हम उस पे जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड। और वो कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम ये सब मेटल्स को बचा रहे हैं। इट आल्सो फॉल्स अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि थोड़ी और डिस्कशन हो जाए, देखो इतने सारे चीज जो हमारे लाइफ में रेगुलर होते रहती है, इन सब का हम यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करती है। यदि हम लोग देखें, किसी ने इनका नाम सुना है क्या? पॉल हेरोल्ड एंड चार्ल्स मार्टिन हॉल। किसी ने ये दो साइंटिस्ट का नाम सुना है क्या? एनीबडी? किसी ने ये दो साइंटिस्ट का नाम सुना है? एनीबडी? पॉल हेरोल्ड एंड चार्ल्स मार्टिन हॉल, इनका नाम सुने हो कोई? नहीं? यस सर। नो सर। कोई बता सकते हो क्या क्या है ये? सर हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस इन लोग किया था। यस, वेरी गुड। हॉल हेरोल्ड एक प्रोसेस है जिसका खोज पॉल हेरोल्ड और चार्ल्स मार्टिन हॉल ने किया था, जहां पे अल्युमिनियम को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का विधि बनाया गया। एक्चुअली 1886 से पहले अल्युमिनियम गोल्ड से भी महंगा था। और उस क्यों महंगा था? क्योंकि उसको उसके ओर से निकालने के प्रोसेस नहीं मालूम थे सही से, और एक्सट्रैक्शन में काफी पैसा लग जाता था, इसलिए एल्युमिनियम की कॉस्ट काफी हाई। तो ये जो साइंटिस्ट के इफेक्ट से कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो दाम गिरा, पॉल हेरोल्ड और चार्ल्स मार्टिन हॉल ने ऐसे प्रोसेस से इनको एक्सट्रैक्ट किया कि काफी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और एल्युमिनियम सस्ती हो गई। तो कैसे करते हैं इसको? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई केमिकल एलिमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी आती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और यदि हम लोग देखें पेसमेकर, बायोनिक ईयर्स, बायोनिक आइज। पेसमेकर क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? पेसमेकर ये सर हार्ट को कंटिन्यूअसली पंप करने यस, एक्चुअली क्या होता है, कुछ आदमी का प्रॉब्लम होता है कि हार्ट बीट इरेगुलर होती है, तो चेस्ट के नीचे में एक डिवाइस लगाई है। ओके, वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे बॉडी में के अंदर जो हार्ट है उसके बीट को कंट्रोल करती है। एक्चुअली होता क्या है, पेसमेकर में लिथियम आयोडाइड बैटरी यूज होती है। द बैटरी यूज्ड हियर इज लिथियम आयोडाइड।
और ये लिथियम आयोडाइड बैटरी कुछ डेफिनेट इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करती है जिसके मदद से हमारी हार्ट बीट रेगुलेट होती है, कंट्रोल। सिमिलरली बायोनिक ईयर्स एंड बायोनिक आईज, ये भी क्या है, देखो कुछ आदमी का जो विजन खत्म हो जाता है, किन्हीं को दिखाई नहीं देता, तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, एक सेल लगाते हैं आंखों में और एक सेल आईज में भी लगाई जाती है, ईयर्स में भी लगाई जाती है, जिनको सुनाई नहीं देता या जिनको दिखाई नहीं देता, तो एक डेफिनेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमें हेल्प करता है विजन में और हमारे सुनने की शक्ति को भी इंप्रूव करती है। तो मेडिकल फील्ड में भी देखो सेल्स की यूज हो रही है। अब ये सब लिथियम आयोडाइड सेल तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, डेली ऑपरेशन करो और निकालो, नहीं, ये सब सेल्स ऐसे हैं जो 7-8 साल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनको। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो मेडिकल फील्ड में काफी यूजेस है, ये सब रिसर्च एरिया है बेटा, अभी बायोनिक ईयर्स बायोनिक आईज पे रिसर्च चल रही है कि जिस इंसान ने अपना विजन खो दिया, जिनको सुनाई नहीं देती है, उनको विजन को ठीक करना, ईयर्स को ठीक करना, चल रही है रिसर्च इस एरिया में, बट डेवलपमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज देखो, इतने सारे चीज, ये सारे तो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, ये नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इतने सारे प्रोसेसेस में साथ में मेडिकल पर्पसेस में बैटरीज यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और इस कन्वर्जन की भी जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी। So we have got definite reason, बहुत सारे रीजन है कि ये चैप्टर को हम पढ़ें। Do you think कि आपके पास काफी रीजन है कि ये चैप्टर पढ़ा जाए? सबसे पहली बात तो है कि आपकी आईआईटी के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छी लेवल की क्वेश्चन पूछी जाती है, और दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन है, आपके लाइफ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना है ये चैप्टर। सो वी विल मूव अप विद दिस चैप्टर, आगे हम लोग बढ़ते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखेंगे आपके सामने। सर वीडियो से रुक के आ रहा है। कुछ पूछे? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर। बोलिए। सर आपका नो, वीडियो रुक के आ रहा है। तो वीडियो रुक के आ रहा है, सब बफर कर रहा है। कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। सर बोल सर रहे बोल रहे हैं सर वीडियो नहीं आ रहा है सर, अच्छा क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है लोग। नहीं तो देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपको, बाकी सब जो वीडियो सही जा रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक छोटी सी क्वेश्चन आपके आगे। ये एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट की है, ठीक है ना, और ये रजिस्टर इज ऑफ 1 ओम। आपको दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो है 1 ओम की है। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। यस, सबको मालूम है V इज इक्वल टू IR, वेरी सिंपल, 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो। एनर्जी कंज्यूम्ड I square RT। कितना एनर्जी कंज्यूम होगा जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा? I स्क्वायर T। 1 जूल, P इज इक्वल टू VI, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। चार्ज पास 1 कूलम। कितना चार्ज पास होगा इस प्रोसेस में? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज पास होगी। देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लो। When a potential difference of 1 volt is applied, when a potential difference of 1 volt is applied, a current of 1 ampere, a current of 1 ampere flows through a resistance of 1 ohm, or in the process 1 joule of energy is consumed and passing 1 coulomb of charge. ये दिमाग में रखना है, एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन थी और ये जिनको नहीं मालूम है उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप स्टैंडर्ड 10 में फिर से चलें, ये सबको मालूम होनी चाहिए ये। ओके, तो ये एक सिंपल सी चीज थी जिसकी एप्लीकेशन आएगी इस चैप्टर में, वी विल सी दैट,
और हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? अ ब्रांच ऑफ साइंस, या बोलो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डिवीजन है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद interconversion of chemical and electrical energy। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं किस तरह केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो एनर्जी निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं या इलेक्ट्रिसिटी के मदद से केमिकल्स बनाएं, यही पढ़ाई है। ओके, सिंपल सी इंटरकन्वर्शन, मतलब यहां से इस फॉर्म में आना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना, यही पढ़ाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाते हैं जिसको पहले आप लोगों को देख लेना है। द फर्स्ट डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? सबको मालूम होगा, बहुत सिंपल। एन एटम, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आयन क्या होता है? बहुत सिंपल है, सबको मालूम होगा। एक सिंगल एटम, ओके, एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। एक सिंगल एटम है, देखो उसमें मैंने चार्ज डाल दिया H+, ये एक आयन है। एक सिंगल एटम है, उसमें मैं चार्ज डाल दिया, ये भी एक आयन है SO4 2-। ग्रुप ऑफ एटम है, 2 एटम्स है, 2 नहीं बहुत सारे 5 एटम्स है यहाँ पे, 2- चार्ज है यहाँ पे। ओके, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज NH4+, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। तो ये बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है। आयन क्या होती है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशन है ये आयन की। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइट। अ सॉल्यूशन, देखो डेफिनेशन है, दिमाग में रखना है। एक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ions is called as electrolytic solution। एक सॉल्यूशन, ध्यान से सिंपल सी बात है, देखो एक सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो उसमें क्या क्या रहेगा? Na+ और Cl-। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट। ओके, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको जानना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर आयनिक कंडक्टर्स। देखो, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सबको मालूम है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और उसमें जो कंडक्शन होती है वो किसके मदद से होती है? आयंस के मदद से होती है। देखो, बहुत सिंपल बेस बता रहा हूं पहले, ये सारे चीज समझोगे फिर चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये तो बेस गड़बड़ाएगी, ये चैप्टर समझ नहीं आएगा।
इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होती है, जो बिजली कंडक्ट होती है इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ आयंस, जो आयंस होते हैं उसके वजह से, और ये डिफरेंट होते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंडक्टर, आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंडक्टर, सॉरी, आर डिफरेंट फ्रॉम मेटेलिक कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर से कैसे डिफरेंस हुआ? मेटेलिक कंडक्टर यूज करती है इलेक्ट्रॉन्स का, मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो यूज करता है इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। मेटेलिक कंडक्टर यूजेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यूजेस आयंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हुई आयन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट, वेरी सिंपल, सबको मालूम हो आई सपोज। और इस स्क्रीन में किसी को भी दिक्कत है बेटा, यू कैन आस्क मी कुछ भी, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट इन दिस स्क्रीन? नहीं, आगे बढ़े कि रुके? बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। इसी टॉपिक में और एक डेफिनेशन हम लोगों को देखना है, दैट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होती है? अ रॉड और अ प्लेट। एक रॉड होगी या एक प्लेट होगी, दैट इज या दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी and on whose surface oxidation or reduction takes place। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, हम लोग कुछ ऐसे घुमाते हैं, ओके, सॉल्यूशन में होती है। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होती है? एक रॉड होगी या एक प्लेट होगी, एक पतली सी प्लेट भी चलेगी, एक रॉड या एक प्लेट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। एंड ऑन हुज सरफेस, अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, जिसके सरफेस पे मतलब उसके ऊपर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रोड वो चीज है जिसे बिजली कंडक्ट करेगी और उसके ऊपर में क्या होगा? या तो ऑक्सीडेशन होगी या तो रिडक्शन। ओके, अब हम लोग जरा ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है बच्चों को याद ना हो, भूल गए होंगे, तो सिंपल मैं बता देता हूं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मतलब क्या होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ डैश एंड डैश, तो बता सकता मुझे? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो बेटा, यदि कोई भी चीज ऑक्सीजन गेन करता है, ओवर ऑक्सीजन, कोई भी चीज ऑक्सीजन गेन करता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर लेता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस चैप्टर में काफी देखना है हम लोग। ऑक्सीजन का गेन करना या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन करना इज ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ डैश एस हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकल जाना।
ये होती है ऑक्सीडेशन। सबको मालूम होनी चाहिए, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिमाग में रख लो, कम से कम ये मत भूलना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो याद रखना है आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, दिमाग में सब बैठा लो। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोग रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन इज loss of oxygen and S and S, क्या gain of hydrogen and electron. Hydrogen and electron positive gain of hydrogen and electropositive element। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उसमें आ जाएगा तो मतलब हम बोलेंगे क्या हुआ है, electron ओके। reduction। या हम लोग बोल सकते हैं, या मोर इंपॉर्टेंट एंड electron अरे इलेक्ट्रॉन को नहीं भूलना है, इलेक्ट्रॉन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का भी गेन होना बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी चीज गेन कर लेती है तो वो रिड्यूस होती है, दिमाग में बैठा लो। इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन, ओके। हाइड्रोजन का गेन करना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन करना, ओके। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबको मालूम होगा, अपने आप भर लोगे। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दिमाग में छोड़ रहा हूं कि आगे कोई भी बच्चा नहीं फंसेगा। इलेक्ट्रॉन आया तो रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल में याद रखना है सबको। अब देखिए इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड बेसिकली दो टाइप के हैं, दो टाइप। वन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, समझो मैंने क्या किया है, ये एक जिंक की रॉड है, ठीक है ना। एक जिंक की रॉड को मैंने जिंक सल्फेट में डुबाया, ठीक है ना। एक जिंक की रॉड को मैंने जिंक सल्फेट में डुबाया तो होगा क्या, ये जिंक यहां से निकल के सॉल्यूशन में जाता है, Zn2+ अब होता क्या है, जब Zn2+ हुआ, जिंक Zn2+ बना तो कैसे बना होगा, जिंक Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकली होगी। सबको समझ आई कि नहीं आई बेटा, सबको समझ आना चाहिए। यस सर। जिंक न्यूट्रल है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी उसमें, ओके। जब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गई तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर जो बात मैं समझाना चाहता हूँ ध्यान से समझो, एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। खुद जिंक है वो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ है, और इसी के सरफेस पे हुआ है जो हुआ है। जिंक निकली है और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगी, है कि नहीं। जिंक निकली बाहर और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा, तो ऑक्सीडेशन इसी का हो रहा है और इसी की सरफेस पे हो रहा है, तो वी विल कॉल इट एज एक्टिव इलेक्ट्रॉन। तो एक्टिव इलेक्ट्रॉन का मतलब उसी के सरफेस पे उसी का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रॉन दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रॉन। आप इनर्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, आप प्लैटिनम ले लो, प्लैटिनम को कोई सॉल्यूशन में डुबा दो या वाटर में कुछ नहीं होगा, प्लैटिनम को किसी में डुबा रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा प्लैटिनम का तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि प्लैटिनम 2+ या प्लैटिनम 4+ आयन इतना जल्दी से बन जाता है, नहीं पॉसिबल है। तो प्लैटिनम क्या होता है, खुद ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना तो रिड्यूस होता है, बट उसके सरफेस पे कोई आता है और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट वन, देखो इसकी एप्लीकेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनर्ट इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जो खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करती है, बट उसके सरफेस पे कोई आता है और वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। समझ के बात को, कोई बाहर से आएगा उसके सरफेस पे, वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। ये दिमाग में रहनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोड क्या होती है, वो रॉड या वो प्लेट जिसके थ्रू बिजली कंडक्ट हो सकती है, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बाकी सारा चीज आप याद करो ना करो,
एक चीज दिमाग में रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो खुद ऑक्सीडाइज होता है अपने सरफेस पे या रिड्यूस होता है, इनर्ट उसके सरफेस पे कोई और आके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस खुद नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम दिमाग से क्लियर, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके चलो चलो बेटा देखते हैं, ठीक है ना, आराम से हो गई। किसी को कुछ लिखना होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। देखो थोड़ा पानी पी रहा हूँ, ठीक है। और स्क्रीन में सब दिख रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैं अब 3 लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, 3 लाइन। ये 3 लाइन पूरी बेस बनेगी इस चैप्टर। ओके ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सब कॉन्सेप्ट बच्चे मिस कर जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान। इलेक्ट्रॉन्स आर generally not found in aqueous solution. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इलेक्ट्रॉन्स। पहले एग्जांपल देखो, मानो ये जिंक की रॉड है, तो जिंक की रॉड से मानो Zn2+ निकलता है। मानो ये जिंक का रॉड है, जिंक की रॉड से मानो Zn2+ निकला, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ रहेंगे? ये मेटल पे ही, रॉड पे, ये मेटल पे ही 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके ये मेटल पे ही 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आर जनरली, मतलब अक्सर बोलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली नॉट फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन एक्वस सॉल्यूशन में जनरली एंटर नहीं करेगी, और यदि एंटर करता भी है तो इतना रिएक्टिव होता है कि पानी के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपको पानी में नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल रिलेशन है आपके चैप्टर से। इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, दिमाग में बैठा लो, इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। ओके दूसरी, इलेक्ट्रॉन्स मिलता कहां पे? इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स। ये तो सॉलिड स्टेट में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स के थ्रू मूव करते हैं, और मेटल्स के थ्रू मूव करने के दौरान इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है, दिमाग में रखना है, मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करती है। बहुत सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलता है आपको कहां? एक्वस सॉल्यूशन में तो नहीं मिलेगा, पर एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है ये आपको अब देखना है। आयंस आर क्वाइट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन and they carry charge as they move through it. देखो बेटा ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स पानी में कभी नहीं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में कभी नहीं मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कंडक्ट करती है? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयंस काफी स्टेबल होता है, आयन काफी स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। आयंस एक्वस सॉल्यूशन में काफी स्टेबल होता है, और जब वो मूव करता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो चार्ज को कैरी कर सकता है। ओके क्लियर। एक्वस सॉल्यूशन में आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर में पाए जाते हैं। क्लियर होनी चाहिए। ये 3 लाइन बैठा के रखो दिमाग में, यूज पड़ेगी। ओके एकदम
दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखना है तो लिख लो या कुछ पूछना है तो पूछ लो। लिख लिया सर। नो, आगे बढ़ो, चलो। बेटे कुछ बच्चों का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज माइक को बंद कर दो, आवाज आ रही है, ठीक है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान से सुन लो। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रलिटी हम लोग बोलते हैं। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ये प्रिंसिपल दिया गया था लाइनस पाउलिंग के द्वारा। लाइनस पाउलिंग ने ये प्रिंसिपल दिया था, और ये प्रिंसिपल क्या है ध्यान से देखो। It states that देखो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि बिना मतलब का चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, बिना मतलब का चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा, ये अभी दिमाग में रखो। फिर एक एग्जांपल बताता हूं, वहां पे क्लियर होगी ये आइडिया। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि एक न्यूट्रल चीज है, वो अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहेगा। ध्यान से सुनो, एक न्यूट्रल चीज है, वो अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहेगा और बिना मतलब का चार्ज डेवलप नहीं करेगा। अननेसेसरी मतलब बिना मतलब का बिल्ड अप ऑफ चार्ज विल नॉट टेक प्लेस। बिना मतलब का चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं, आइडिया क्लियर। मानो मैंने एक बॉटल लिया, सपोज ये एक बॉटल लिया हूं, ठीक है ना? ये बॉटल है जिंक का, ये बॉटल बनी हुई है जिंक का, ठीक है ना? और इसमें मैं रखा हूं पानी। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि क्या जिंक और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन होगी? होगा सर। होगा। यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, मतलब हाँ लगभग आप बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो। बट बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर रिएक्शन नहीं होगा, जिंक और वाटर के बीच में रिएक्शन नहीं भी हो सकती है, तो वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट होंगे। जो बच्चे बोल रहे रिएक्शन होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, जो बोल रहे नहीं होगा वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट। तो एक्चुअली देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। होता क्या है, जिंक को जब मैं पानी में डालता हूं, ओके, जिंक को मैं जब पानी में डालता हूं तो एक हल्का सा रिएक्शन होता है और बनती है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, अब देखोगे आप ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखा हूं, ऊपर वाले एरो को मैं थोड़ा छोटा बनाया। ऊपर वाले एरो को जो मैं छोटा बनाया हूं, इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है। इट मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है बहुत कम हो रही है। बेटा यदि जिंक को वाटर में रखा जाए तो जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है इट्स रफली
अराउंड 10 टू द पावर -10 मोलर। जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है इट इज अराउंड 10 टू द पावर -10 मोलर। अराउंड बोल रहा हूं, पक्का नहीं, अराउंड अराउंड 10 टू द पावर -10 मोलर। और 10 टू द पावर -10 मोलर एक बहुत ही वीक कंसंट्रेशन है और हम एज्यूम कर सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ। कंसंट्रेशन इज सो लो दैट कैन बी assumed no reaction has taken place. Okay, कंसंट्रेशन जिंक की इतनी कम है कि एज्यूम किया जा सकता है कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बट ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन स्टार्ट हुई और फिर रिएक्शन रुक गया? इतना कम रिएक्शन क्यों हुआ, ये तो हमें जानना है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो ये जो जिंक की बॉटल है, इस जिंक की बॉटल से कुछ Zn2+ निकला होगा, कुछ Zn2+ निकला होगा और ये वाटर में गया हुआ होगा। ये चीज कुछ जिंक की एटम्स निकले होंगे और वो पानी में एंटर किया। अब होता क्या है, ये जिंक तो न्यूट्रल है, ये पानी भी न्यूट्रल, और ये जिंक अब क्या हो रहा है, 2+ चार्ज डेवलप हो रही है। और नहीं सॉरी, जिंक से जब 2+ निकल जा रहा है तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन छूट जा रहा है। ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिंक का बॉटल है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बॉटल पे छूट जा रहा है और जिंक पानी में एंटर कर जा रही है। तो ये जो जिंक था वो न्यूट्रल था और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो ये जिंक क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। और ये जो पानी है ये न्यूट्रल था और ये पानी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयंस एंटर कर रहे हैं। तो बेटा बोलने का मतलब क्या, लिनस पाउलिंग ने जो प्रिंसिपल दिया वो क्या बोलता है कि बिना मतलब का चार्ज नहीं बनने देंगे, और ये बिना मतलब का चार्ज बन रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज हो रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो ये रिएक्शन को ज्यादा नहीं होने देगा, थोड़ा सा होगा तो ये रिएक्शन रुक जाती है। ओके, क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। देखो बेटा, दिस थिंग ये बुक में आपको नहीं मिलेगी, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट इसको पढ़ना क्वाइट जरूरी है यदि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझना चाहते हैं। ओके, तो वो एकदम दिमाग में बैठा लो कि एक न्यूट्रल चीज अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, एक न्यूट्रल चीज अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, बिना मतलब का चार्ज डेवलप नहीं होने देगा, रिएक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी फिर रिएक्शन रुक जाएगी। ओके, और आप बोल सकते हो कि रिएक्शन नहीं हुआ, इतना कम बनता है, फॉरवर्ड रेट रिएक्शन बहुत कम है। तो ये प्रिंसिपल को एकदम दिमाग में बैठा लो कि बिना मतलब का चार्ज नहीं डेवलप होना चाहिए एक न्यूट्रल चीज, बस। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये अभी छोड़ो, ये आपको दिमाग नहीं लगाना कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि न्यूट्रलिटी कोई चीज क्यों मेंटेन करना चाहिए, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि बिना मतलब का चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट। ओके, चलो कुछ लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनीबॉडी कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप एक सिंपल पार्ट में आते हैं, एक वेरी सिंपल पार्ट में एंटर करेंगे जहां पे समझना है कुछ। मानो एक कंटेनर है, तो उसमें मैंने रखा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कंटेनर, और इसमें मैंने एक जिंक का रॉड डाला है, ये है जिंक रॉड। ओके, जिंक के रॉड को मैं उसी के सॉल्यूशन में डिप किया हूं, ध्यान से देखिएगा, जिंक के रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया हूं।
तो ऑब्वियसली थोड़ी मोड़ी रिएक्शन तो होगी, होगा क्या, यहां से जिंक निकलेगा, थोड़ी मोड़ी रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा जिंक डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं, थोड़ी मोड़ी रिएक्शन होगी, जिंक निकलेगा रॉड से, और जिंक निकलेगा तो Zn2+ सॉल्यूशन में एंटर करेगा, Zn2+ सॉल्यूशन में एंटर करेगा और रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा। ओके, 2+ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूट जाते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसको थोड़े दूसरे एंगल से। कि ये मेटल है जिंक और इसके चारों ओर जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन। जब जिंक की आयन सॉल्यूशन में एंटर कर रही है, जिंक की आयन जब सॉल्यूशन में एंटर कर रही है तो इसके अगल बगल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर भी सॉल्यूशन है तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिंक रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव, जिंक रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप। तो बेटा ये क्या बन गया? एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर। याद करो, कैपेसिटेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर कैपेसिटर है ना, इलेक्ट्रिक डबल लेयर ये बन गया। तो कैपेसिटेंस की कॉन्सेप्ट लगेगी यहाँ पे। चलो छोड़ो, जिसको याद नहीं है कैपेसिटेंस हटाओ वहां दिमाग से। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि इधर नेगेटिव है, मतलब जिंक रॉड पे नेगेटिव पोटेंशियल और उसके अगल बगल में पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री, ये बाउंड्री का बात है, ये जो बाउंड्री है इसको बाउंड्री बोलो या इसको जंक्शन बोलो या इसको इंटरफेस। ओके, you can call it as boundary, you can call it as junction, या you can call it as interface. okay, तो होता क्या है, ये जो बाउंड्री है या जंक्शन या बोलो इंटरफेस, उसके इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये जंक्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी, इधर कुछ पोटेंशियल है, इधर कुछ पोटेंशियल है, तो ये बाउंड्री पे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगी। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बाउंड्री पे डेवलप हो रही है, ये वाली बाउंड्री पे, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, और इसको हम लोग जस्ट अभी सुपरफिशियल लेयर में देख रहे हैं, इसको हम लोग को इन डेप्थ देखना है चैप्टर में। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डेप्थ पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट थोड़ा सा भी देखना जरूरी है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स at the metal solution interface। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम जो डेवलप होती है कहां पे? मेटल सॉल्यूशन के जंक्शन पे, मेटल और सॉल्यूशन के जंक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया जाता है वो उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप करनी पड़ती है। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना है तो जिंक को हम जिंक सल्फेट में डुबाएंगे, यदि आयरन का करना है तो आयरन सल्फेट में, कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट में। अब ये जरूरी नहीं है कि कॉपर सल्फेट ही है, जिसे मैं मतलब कॉपर का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, बट कॉपर आयन उसमें रहना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जंक्शन पे मेटल और सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कैसे मेजर करना है कोई मेटल का? उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डुबाना है।
ओके, क्वाइट क्लियर रहनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट। बाद में और इसके बारे में डेप्थ में देखना है चैप्टर में, जब थोड़ी और कॉन्सेप्ट आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्लियर नाउ। कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बेटा समझ आ रही है ना कि आगे रुक लूं, कुछ बताना है? आ रहा है सर समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके चलिए। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कोई मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हो? जिंक पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों डेवलप हो, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं डेवलप हो? क्वेश्चन आनी चाहिए दिमाग में। आंसर हम लोग ढूंढते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, एक मेटल पे उसके सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, एक मेटल का उसके सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हो, दैट वी आर गोइंग टू सी। सपोज करो एक मेटल है M, एक मेटल M है, तो उसको मैंने उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबा दिया। ओके, एक मेटल M है, उसी को मैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबा दिया। तो क्या क्या हो सकता है जब मेटल को मैं उसी को सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाऊंगा? तो क्या क्या हो सकता है? पहला क्या चीज होगा, मेटल आयन में टूटेगा। have a tendency lose electron to enter into solution, making it negatively charged। पॉजिटिवली ना सर? बता रहे बेटा, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली होगी, ध्यान से सुनो। मेटल एटम जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, सॉल्यूशन में एंटर करना। ये सॉल्यूशन में एंटर करेगा, मानो M2 प्लस बन के सॉल्यूशन में एंटर करेगा। ओके, जब M2 प्लस बन के सॉल्यूशन में एंटर कर दिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उस प्लेट को वो क्या बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज बनाएगा। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? मेटल एटम का टेंडेंसी टू एंटर द सॉल्यूशन, जब वो एंटर करेगा सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, तब ना आयन बन के सॉल्यूशन में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब लीव करेगा यहाँ पे तो इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करेगा। और ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी? रिडक्शन। बताएगा मुझे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन 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 होगा। ऑक्सीडेशन होगा सर। इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हो रहा है सर, गेन ना हो रहा? तो इलेक्ट्रॉन तो सर गेन हो रहा है ना सर, यहाँ लॉस कहाँ? मैं इस मेटल प्लेट का बात कर रहा हूँ बेटा। ये मेटल प्लेट अभी न्यूट्रल है, ये मेटल सर उसमें प्लेट तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है ना सर। अरे नीचे आ रही है, पानी में आ रही है। ये वाला M2 प्लस ये सॉल्यूशन में एंटर करा। ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनो। ये जो मेटल आयन है, ठीक है ना, यहाँ से निकला M2 प्लस बन के, तो M2 प्लस कहाँ गया, सॉल्यूशन में ले गया है। तो इस प्लेट पे क्या रह रहा है, यहाँ पे क्या रह रहा है, इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो मेटल पे चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलो अब देखो पहला क्या हो रहा है, मेटल एटम हैव अ टेंडेंसी टू एंटर इनटू सॉल्यूशन। मेटल एटम सॉल्यूशन में जा रहा है, जब सॉल्यूशन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो मेटल पे छोड़ दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन मेटल पे रह रही है तो मेटल में नेगेटिव चार्ज आ रही है। ओके, नेगेटिव चार्ज आ रही है और ये प्रोसेस जो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहा है मेटल। ओके, सेकंड क्या हो रहा है,
simultaneously metal ion from solution have a tendency to deposit on metal plate. देखो और क्या है, इस सॉल्यूशन में भी M2 प्लस आयन होगा कि नहीं, इसी के सॉल्यूशन में डुबाया हूं तो इस सॉल्यूशन में भी M2 प्लस आयन होगा। ये M2 प्लस आयन भी क्या करना चाहता है, ये इस प्लेट पे डिपॉजिट होना, दोनों साथ में होने का कोशिश कर रहा है कि आपको मालूम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ में होता है। ये सॉल्यूशन में एंटर करने का कोशिश कर रहा है, ये सॉल्यूशन से निकल के प्लेट पे डिपॉजिट होने का कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, कोई बताएगा? रिडक्शन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके रिड्यूस होने का कोशिश कर रहा है, पर मानो उसको इलेक्ट्रॉन मिला नहीं मिला वो बात की बात है, पर ये यदि यहाँ पे जाएगा तो इस मेटल प्लेट को कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली इसको ये पॉजिटिव चार्ज देगा। समझ गए? ऑन मेटल प्लेट गिविंग इट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है? रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इक्विलिब्रियम होगी, एट इक्विलिब्रियम मेटल प्लेट may acquire positive or negative charge depending upon tendency of oxidation or reduction। देखो आइडिया क्लियर रखो, ध्यान से समझो। मेटल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, कैसे डेवलप होगी? यदि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस ज्यादा हुआ। यदि मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ होगा कंपेयर टू रिडक्शन, फिर से सोच के बोलना, ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ होगा कंपेयर टू रिडक्शन, तो मेटल पे कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ज्यादा। और यदि रिडक्शन ज्यादा हुआ होगा कंपेयर टू ऑक्सीडेशन तो पॉजिटिव 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 आयन ज्यादा जब डिपॉजिट हुआ होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसी को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि आगे बढ़ूं। बढ़िया सर, बढ़िया। कुछ बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज होगा, बेटा आयन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। कंफ्यूजन दूर हो गया ना? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि इन दोनों प्रोसेस में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी होने की क्षमता ज्यादा है। ओके, ये क्लियर रखना दिमाग में। मिटा दो कि नहीं मिटा? यस सर। यस सर। सपोज करो ये वाला जो मेटल प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई है और इसके बगल में इसकी सॉल्यूशन है, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन, ओके, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप, ठीक है। सपोज करो इस मेटल प्लेट पे नेगेटिव और इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप,
तो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस समझ रहे हो ना, इन दोनों का बाउंड्री, इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे ये दो पेन है, एक ब्लू वाला पेन है, एक ब्लैक वाला पेन है, दोनों को मैं साथ में रखा तो बीच में जो जगह है वो बाउंड्री है, ठीक है ना। तो इंटरफेस मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो बाउंड्री है, या कॉल इट एज इंटरफेस, ओके, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ऑब्वियसली बात जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इज वेरी स्मॉल। ध्यान से देखो, ये जो बाउंड्री पे या जो इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है वो बहुत कम होती है। अब बहुत कम होती है तो क्यों पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकती है। बहुत कम है भैया तो कहाँ तक पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। बट इज ओनली अक्रॉस रफली 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है ये थिकनेस से बहुत कम थिकनेस में डेवलप होती है। इट्स अबाउट 10 to the power -8 सेंटीमीटर के थिकनेस में डेवलप हो रहा है बाउंड्री। ओके, छोटी पोटेंशियल डिफरेंस है बट बहुत छोटी जगह पे। ओके, आप समझो एक पल के लिए, मैं मानता हूं बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 to the power -8 सेंटीमीटर में मैं मानता हूं कि 10 to the power -3 वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। 10 to the power -8 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा जगह है, बहुत छोटा सा जगह में बहुत ही छोटा पोटेंशियल डेवलप हुआ, बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस होती है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि छुओगे तो भटाक से करंट मारेगा, नहीं ऐसा कुछ। बहुत छोटी सी जगह में एक बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ये तो हो गया छोटा जगह। अब मानो एक पल के लिए मैं 1 सेंटीमीटर में निकालता हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 10 to the power -6 कितना आता है, 10 to the power 5। ये बहुत छोटा तो नहीं है। 10 to the power 5 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ी होती है। तो किसी भी तरीके से यदि इस सेपरेशन को बढ़ा दिया जाए, ध्यान से सुनो बेटा, किसी भी तरीके से इस सेपरेशन को बढ़ा दिया जाए, ये जंक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमें बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकती है। ओके, बस इतना ही अभी दिमाग में रखो, इसकी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, इसको दिमाग में इतना बैठा लो कि ये सेपरेशन को बढ़ा दिया जाए तो पोटेंशियल भी है वो काफी इंक्रीज होता है, इतना दिमाग में बैठ। कि अब आप लोग बोल भी रहे होगे कि सर आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, अभी तक बैटरी उटरी नहीं आया है, पर बैटरी आई कहां से, बैटरी का डेवलपमेंट कहां से हुआ। बुक्स में डायरेक्ट स्टार्ट करता है डेनियल से, डायरेक्ट पढ़ो डेनियल, नहीं, पहले आपको समझना है कि बैटरी का निर्माण कैसे हुआ, बैटरी बनने की कॉन्सेप्ट कहां से पकड़ के आए। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ एक मैं कंडीशन देता हूँ, ठीक है ना, आप मुझे बताओ, आपको बताना है। ओके, मानो मैंने जिंक को कोई सॉल्यूशन में डुबा के रखा है, तो एक रिएक्शन होती है, छोटा एरो पता चल रहा है ना आपको, फॉरवर्ड रेट बहुत कम है। यस सर। Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये रिएक्शन थोड़े देर के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर, Yes, आ sir. जाएगा, यस सर, आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। पर मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आए। अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आए, तो कौन सा प्रिंसिपल लगाऊं, ले चाटलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रोडक्ट को निकाल दो तो रिएक्शन को लगेगा भैया इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गई और फॉरवर्ड रिएक्शन मारेगा। Yes. तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लगाते हैं और प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। देखो, आयंस को सॉल्यूशन से निकालना एक बहुत ही मुश्किल की काम है। ओके, आयंस को सॉल्यूशन से निकालना बहुत मुश्किल की काम है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करने का, बोलो नहीं, इलेक्ट्रॉन को मेटल से, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही को हम मेटल से निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को हम मेटल से निकालने की कोशिश करते हैं।
अब यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाल दूं, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन को इस रिएक्शन से मैं निकाल दूं, मतलब प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, और जब प्रोडक्ट निकालूंगा तो रिएक्शन को लगेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और फॉरवर्ड रिएक्शन भेजेगा। ओके, तो मैं उसके लिए कर क्या सकता हूं, ऐड अ सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं क्या करूंगा, एक सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाल दूंगा। क्या हो सकता है एक सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई बता सकता है? कोई भी Acid. हो सकता है। कोई भी एसिड डाल देते हैं, एसिड डालने के काम चलेगा एसिड। अब एसिड से क्या आएगा, H+ आएगा, एसिड से H+ आएगी। सपोज करो 2 H+ है, ओके 2 H+ है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बन गई। मान लीजिए कि H+ है और ये एक दूसरा H+, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने। ओके, तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐड कर दो सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। तो एसिड उसमें आप डाल दिए तो चलो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, to move the electron। मैं क्या करूंगा, एक एक्सटर्नल सर्किट लगाता हूं, ओके, और उस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन मूव हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन से हट गया। अब जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो रिएक्शन को क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, चलो और प्रोडक्ट बनाओ, और इलेक्ट्रॉन बनेगी, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट की। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या आता है, Current. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या उत्पन्न होती है, करंट। करंट। तो current. करंट बन गया ना, Yes. किसके कृपा से बन गया, Electron. Movement of electron. External circuit. नहीं, महादेव की कृपा से बन गया। ओके, पढ़े हो कि नहीं? ओके, केमिस्ट्री की कृपा से, महादेव का भी कृपा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की कृपा से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाएं, ली चैटल प्रिंसिपल लगाएं और करंट बन जाएगा। तो किसी भी तरीका से हमको एक एक्सटर्नल सर्किट बनाना है और ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देना है, और ये कॉन्सेप्ट यदि लगा दे तो हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं केमिकल्स। तो यही तो फंडा है इस चैप्टर का। तो यही हम लोग करेंगे और देखते हैं कैसे सेल्स बनाएंगे और कैसे बैटरी बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे उत्पन्न करेंगे। ओके, तो ये कृपा समझ आया कि नहीं आपको? Yes, sir. ओके, अब इस कृपा के सामने एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाई, अब इसका जवाब कौन देगा? आई वांट आंसर फ्रॉम समबडी, ठीक है ना? व्हाई एन एसिड इज नॉट केप्ट इन जिंक बॉटल। बोलो बेटा, आप जूनियर क्लास में पढ़े हुए कि रिएक्शन होगा, ये होगा, रिएक्टिव मेटल है, तुरंत रिएक्ट करके H2 को रिलीज करेगा। यस, जिंक के बोतल में यदि हम एसिड को लेते रखते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो तुरंत रिएक्ट जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को H+ गेन करेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा, जिंक को लगेगा, रिएक्शन को आगे भेजो, आगे भेजते रहेगा रिएक्शन को, जिंक डिप्लीट होती रहेगी, बोतल में छेद होगा। अब बोतल में छेद हो जाएगा तो ऐसे गिरने लगेगा, तो काहे का रखना भैया, नहीं रखना है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते बेटा, स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? Why an acid cannot be kept in zinc bottle? जिंक के डब्बे में आप क्यों नहीं रख सकते हो? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मालूम है? एक्चुअली देखो, इसका मेडिकल साइंस में इतना यूज हो रहा है कि समझो ना कि जो लिथियम आयोडाइड बैटरी होता है 7-8 साल 10 साल उसका लाइफ रहता है। अब कोई आदमी को पेसमेकर लगा दिया और हर 2 दिन में ऑपरेशन करेगा चार्ज करने के लिए, पॉसिबल तो नहीं। ऐसा बैटरी जो खुद उसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी कम हो, इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं कि 10 साल तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, चलते रहेगा। बहुत यूज है। जो आदमी अंधा हो उसको भी आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोग सुनते हैं, कॉक्लिया में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है जो माइंड में जाती है, फिर हम लोग Yes, sir. कोई भी चीज। तो आजकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया कि सेल के मदद से डेफिनेट इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करके विजन और साइट या बोलो मतलब सुनने की शक्ति सब उत्पन्न कर रहे हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन नहीं है जितना मैंने बताया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि इट इज हाफ ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रो रिफाइन करना, रिफाइनिंग करनी है, प्योर फॉर्म में लाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, इसको बोला भी जाता है हाफ ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलिए अब हमारे पास एक बुद्धि आ गया, उस बुद्धि से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं केमिकल्स की मदद से। अब चलो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 3 टाइप के हमें देखने हैं। द फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक है ना, इसे वोल्टाइक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलेक्जेंडरो वोल्टा ने पहली बार ऐसी सेल का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। वोल्टा वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इस सेल का डेमोन्स्ट्रेशन किया। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल दोनों नाम सेम ही है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक। दूसरा है रिवर्सिबल सेल। ओके, रिवर्सिबल सेल। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। उस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है। एक बार केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो सस्टेन करती है अपने आप को, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर। नेगेटिव 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 होगा। हाँ, अरे भैया सुन लो, थर्मोडायनामिक्स अच्छा से नहीं पढ़े हो ना तो ये चैप्टर फंस जाओगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होती है बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न हो रही है तो पावर इज जनरेटेड या पावर इज कंज्यूम्ड, जनरेटेड। जनरेटेड जनरेटेड। पावर इज जनरेटेड। ये 4-5 चीज दिमाग में बैठा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखना है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, स्पॉन्टेनियस का स्पेलिंग गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होती है और पावर इज जनरेटेड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक उल्टा। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, पावर डालते हैं, पावर दे रहे हैं, पावर दे के कुछ केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो एक बात मुझे बताओ कि जहां पे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो वो रिएक्शन कैसी होती है, अक्सर क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी पॉजिटिव।
Positive. Power is Consumed. Consumed. generated, consumed. Consumed. Consumed, sir. पावर खाता है नहीं, पावर दे रहे हैं इसको, तब मिल रही है। ओके, तो गैल्वेनिक हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गई। अब रिवर्सिबल सेल जो होती है ये एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस और दिस होती है। ओके, एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनो मेरी बात को। रिवर्सिबल सेल जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, मतलब ना तो केमिकल के ओर ना तो इलेक्ट्रिसिटी की ओर। ओके, मतलब रिएक्शन हो गई इक्विलिब्रियम की। तो रिवर्सिबल सेल में जो रिएक्शन होती है दैट इज एट इक्विलिब्रियम। बोलने का मतलब रिएक्शन तो होती ही नहीं है उसको, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभी इसके फंडा में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सारे रिवर्सिबल सेल के यूज होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी होते हैं, वहां पे यूज की जाती है। इसको कैसे की जाती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस रिवर्सिबल सेल में थोड़ा सा आप चकराएगा दिमाग आपका, बट दिमाग में जस्ट इतना रख लो कि रिवर्सिबल सेल में कोई रिएक्शन नहीं, रिवर्सिबल सेल में कोई रिएक्शन नहीं होती है, और कोई रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ओके, ये दिमाग में आप रख लो बस इतना। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग तब समझेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल ये दो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए, और इसमें एग्जैक्टली दोनों के बीच का है, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच का। तो बीच का कंडीशन आगे पीछे दोनों एट इक्विलिब्रियम, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, गॉट इट? कुछ पूछना है? आई सपोज नो, सिंपल थिंग दिमाग में रखने की चीज है। ओके, Yes. आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, केमिकल एक को याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद होगा। केमिकल से इलेक्ट्रिकल स्पॉन्टेनियस नेगेटिव पावर जनरेट। किसी का स्पीकर क्या माइक ऑन क्यों रहता है, मुझे ये नहीं समझ आता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल हम लोग तो पूरी तरह से आज स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देता हूं आपको, क्योंकि टाइम इज नॉट अलाउइंग अस। गैल्वेनिक सेल का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है दैट इज डैनियल सेल। अब आप लोगों में से कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा कि डैनियल सेल आपने जूनियर क्लासेस में कहां पे पढ़ा था? डैनियल सेल आप लोगों ने किस चैप्टर में जूनियर क्लासेस में पढ़ा था? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। भागो डायरेक्ट। अच्छा, उससे ऊपर। मतलब बोलने का ये है कि एक भी बच्चा को यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि डैनियल सेल आपने कहाँ पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या? यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए 10 में सर। 10 में पढ़ा है? 10 में तो बिजली इतना पढ़वे नहीं किए थे सर। वाह वाह रे वाह। रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था, चैप्टर 11, मतलब आप लोगों के स्टैंडर्ड 11th में था है। रिडॉक्स रिएक्शन में डैनियल सेल आया था, भूल गए क्या? यस सर, आया था। वाह रे वाह बेटा, दिस इज नॉट गुड। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो डैनियल सेल को बढ़िया से पढ़ के आओगे, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से। मुझे ताजुब लग रहा है बेटा, बोलो कि मतलब ये आप अपने सिंसियरिटी को देखो, मैं कुछ नहीं बोलूं। हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यदि हम लोग दावा ठोकते हैं कि हम आईआईटी में एंटर करेंगे या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे, तो हमें मालूम नहीं है कि वो टॉपिक हम कहाँ पढ़ें। तो इट्स क्वाइट लेट कि आप जल्दी से 11th के पोर्शन को भी रिवाइज करो, भूलना नहीं है उनको।
एक या दो दिन 11th के पोर्शन को दो पढ़ने के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ा है स्टैंडर्ड 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो एग्जांपल है डैनियल सेल, एक बहुत ही सिंपल जो एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। अब मैं तो सोचा था कि इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है फिर चैप्टर से। मैं सोचा आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसको, छोड़ो रहने दो। कल सारे बच्चे जब आएंगे डैनियल सेल को पढ़ के आएगा स्टैंडर्ड 11 के बुक से। आज मैं आगे नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि इसकी डायरेक्ट रिलेशन है फिर चैप्टर से। ओके, तो आई होप आज की लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चैट सेशन में आप लोग क्वेश्चंस भेज सकते हो। और आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पर प्लीज पढ़ के आना डैनियल सेल। और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक चार्ट है, याद है कि नहीं? Yes sir, lithium हाँ सर। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक चार्ट है, उसको भी अच्छे से देख के आना, ठीक है? चलिए, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.